नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगाने का ऐलान किया था। उत्तराखंड में बीजेपी का चिंतन शिविर आज से जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति पर हो रही है चर्चा। बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे। 24 घंटे में मिले 120 नए संक्रमित। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काबू में आने लगी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम जानकारी के साथ जो उत्तराखंड से सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू होगी चारधाम यात्रा, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक इस पर रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन रोक के बावजूद सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि अब 1 जुलाई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। कोविड काल चल रहा है, ऐसे में सभी तैयारियां की जाएंगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा कि किस तरह से चारधाम यात्रा खुलने की तैयारियां हैं। इसी के साथ 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद अब चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। हालांकि लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा, कम भीड़ हो इसकी भी सुविधा की जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। कोविड का गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। ये हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाखा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के रोक के बावजूद एक बार फिर से चारधाम यात्रा खुलने वाली है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी सरकार इस यात्रा को स्थगित करे या इस पर रोक, और ये जो पूरा का पूरा जो हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी आगामी 7 जुलाई तक के लिए सरकार उसका शपथ पत्र दाखिल करे और उसके बाद हाईकोर्ट कोई सुनवाई करेगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और स्थानीय लोगों के लिए यह यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और यह यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि 2 चरणों में शुरू होगी। एक जुलाई से शुरू होगी और फिर उसके बाद 11 जुलाई, और तीनों जिलों में जो चारों धाम स्थित है वहां के स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यह कहा था कि फिलहाल के लिए, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरा फिलहाल बना हुआ है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने यह फटकार लगाई थी कि फिलहाल जनता की जान को प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 1 जुलाई तक के लिए जो चारधाम यात्रा है उसको शुरू करने के आदेश दिए हैं, एसओपी जारी कर दी है। और फिलहाल असमंजस की स्थिति इस यात्रा को लेकर यह बनी है कि जब हाईकोर्ट ने यह कहा था कि फिलहाल के लिए 7 जुलाई को शपथ पत्र दाखिल करे, उसके बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से इस यात्रा को शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, एसओपी जारी कर दी है। तो यह जो पूरी स्थिति है यह फिलहाल असमंजस की बनी है। विशाखा, नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, क्या है उन गाइडलाइंस में? नई गाइडलाइंस की बात करते हैं तो राज्य सरकार ने यह जरूर कहा है कि सीमित श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा शुरू की जाएगी और जो इसमें श्रद्धालु प्रवेश करेंगे उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता वहां पर जो तैनात अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी होगी। चारों जिलों में एक अधिकारी तैनात किया जाएगा जो वहां पर कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को पालन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। और इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जितने वहां पर पुजारी हैं या जो भी वहां पर लोग पूरी जो पूजन विधि है या जितनी भी जो वहां पर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जाए वहां के अधिकारियों के द्वारा। यह जरूर राज्य सरकार ने अपनी एसओपी में रखा है। विशाखा, चारधाम यात्रा तो 1 जुलाई से खुलने जा रही है। अगर बात करें अभी हालात कैसे हैं उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के?
कि बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल तो संभली हुई स्थिति है और कल भी चारों जिलों में 100 से कम केसेस आए और फिलहाल जो लगभग 500 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे राज्य में, वो उनकी घटकर संख्या अब 4 रह गई है। राजधानी देहरादून में फिलहाल एक ही कंटेनमेंट जोन बचा है, वो भी बहुत जल्द उसके आगामी 2 या 3 दिनों तक खत्म होने की आशंका है। तो फिलहाल कोरोना को लेकर तो स्थिति संभली हुई है, लेकिन जिस तरीके से कुंभ को लेकर यह कहा गया था कि राज्य में जो संक्रमण इतनी बुरी तरीके से फैला है उसका कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो कुंभ का आयोजन है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है इस स्थिति को लेकर तो यह देखने वाली बात होगी कि फिर राज्य में क्या हालात बनते हैं, किस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है वो नियंत्रण में रहता है या बढ़ता है। तो विशाखा, जिस तरह आपने कुंभ मेले का जिक्र किया, वहां पे फर्जीवाड़ा देखा है कोरोना को लेकर के, लेकिन अगर चारधाम यात्रा में ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिलहाल हाईकोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद भी, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी, हाईकोर्ट के तमाम मामले में जो उन्होंने कहा है उसके बावजूद अगर राज्य सरकार चारधाम यात्रा शुरू कर रही है तो जाहिर तौर पर पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है और जो भी हालात होंगे चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, दोनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। ठीक है विशाखा, आपने जानकारी दी कि किस तरह का चारधाम यात्रा खोला जाएगा और क्या तैयारियां की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड से ही बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तराखंड में बीजेपी का चिंतन शिविर आज भी जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सीधे उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इस चिंतन शिविर में आपको बता दें आगामी विधानसभा 2022 को लेकर के चिंता की जा रही है। बीजेपी की 3 दिवसीय चिंतन शिविर आपको बता दें कार्यकर्ताओं के बेहतर काम की चर्चा भी हो रही है। इसी के साथ बीजेपी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन आपको बता दें कि 5 सत्रों में राजनीतिक गतिविधियां, संगठन की ताकत और कमजोरी और विपक्ष दलों पर स्थिति की चर्चा हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी का चिंतन शिविर आज भी जारी रहेगा, ये जानकारी सामने आई है। विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। कार्यकर्ताओं के बेहतर काम की चर्चा की जा रही है, किस तरह आगे की रणनीति बनाई जाए, किस तरह वोटरों को साधना है, पूरी तैयारी इसके लिए की जा रही है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर है जिसका आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में आपको बता दें कि 5 सत्रों में राजनीतिक गतिविधियां, संगठन की ताकत, कमजोरी और विपक्ष दलों पर भी स्थिति पर चर्चा की जा रही है। पूरी तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है, कार्यकर्ताओं के बेहतर काम की चर्चा की जा रही है। इस चिंतन शिविर में उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। 3 दिवसीय शिविर का आज दूसरा दिन है और अहम फैसले इसमें लिए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जा रही है, विपक्ष को लेकर के चर्चा की जा रही है कि किस तरह से पूरा ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारियां करनी है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। कार्यकर्ताओं के काम को लेकर किस तरह घर घर तक आवाज पहुंचाई जाए बीजेपी की, इसको लेकर कार्यकर्ता सभी चर्चा कर रहे हैं। आप तक ये जानकारी पहुंचा दें, उत्तराखंड में बीजेपी का चिंतन शिविर आज भी जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की 3 दिवसीय चिंतन शिविर आपको बता दें कार्यकर्ताओं के बेहतर काम की चर्चा भी हो रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी का चिंतन शिविर लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से 3 दिवसीय चिंतन शिविर है, उसका आज दूसरा दिन है। ये आपको बता दें कि उसमें अपने पिछले साल में किए गए कार्य का ब्यौरा भी रखा जाएगा। चिंतन शिविर में किस तरह की योजनाएं, किस तरह के कल्याणकारी कार्य किए गए हैं उत्तराखंड में, उसका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। चिंतन शिविर में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर, कार्यकर्ताओं के बेहतर काम को चर्चा की जा रही है। साथ ही संगठन की ताकत क्या है, कमजोरी और विपक्षी ताकत क्या है, सभी स्थितियों पर चर्चा की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के यानी कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड से सीधे हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है पूरी तरह से, क्या लगता है जो चिंतन शिविर लगाया गया है, क्या इसमें फैसले लिए जा रहे हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है इसमें? देखिए, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चिंतन बैठक हो रही है बीजेपी की, जिसका आज अंतिम दिन है और 3 दिवसीय इस चिंतन बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद उपस्थित हैं और गहन विचार विमर्श के बाद रणनीतियों को अंजाम दिया जा रहा है। इनके एजेंडे में क्या शामिल होगा, चुनावी एजेंडे में उस पर बहुत गहनता से डिस्कस हुआ है। इसके साथ ही जो 2017 का मैनिफेस्टो था वो कितना पूरा हो चुका है और उसमें जो काम बाकी है उसे किस तरह से युद्ध स्तर पे जाके चुनाव के ठीक पहले
पूरा किया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई है। और खासकर जो काम अभी तक सरकार ने किए हैं, बीजेपी सरकार ने, वो चाहे त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में किया हो या तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में, उसको जनता तक कैसे ले जाकर के उसे भुनाया जाए, इस पर भी एक प्लानिंग, एक योजना वहां बनाई गई है, जिसको इम्प्लीमेंट करने का काम उनके कार्यकर्ताओं का होगा। और तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो पन्ना प्रमुख से लगा के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे, उनको पब्लिश मैटर देंगे और उनको समझाएंगे, उनको बाकायदा प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से जनता के बीच जाना है और किस तरह से सरकार द्वारा किए गए कामों को उनको बताना है, जिसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिल सके। उसके बाद सबसे अहम जो बात है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले आप देखिए एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ सरकार में, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। उसके बाद से तमाम जो नेताओं के गुटी नेता हैं, उनके अलग अलग विरोधाभासी बयान आ रहे थे, उसको भी आलाकमान ने, पार्टी संगठन ने बहुत गंभीरता से लिया है और उस पर भी चर्चा हुई है। और उससे ये फैसला लिया गया है कि ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत दी जाएगी कि चुनाव के समय इस तरह की कोई भी बयानबाजी जो पार्टी के संगठन को कमजोर करता हो, जो पार्टी के नेतृत्व को कमजोर करता हो, जो पार्टी के हितों को प्रभावित करता हो, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और साथ ही साथ दंडात्मक कार्रवाई भी पार्टी संगठन करेगा, इस बात की जानकारी भी उन नेताओं को दी जाएगी। तो इन सारे तमाम मुद्दों पे संगठन ने बहुत गहनता से चर्चा की है। सोनिका जी, आज बैठक का अंतिम दिन है, शायद आज शाम को जब समाप्त हो तो उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, वो और जो उनके प्रवक्ता हैं, और इस बात को मीडिया को भी ब्रीफ करे कि उन्होंने क्या की है, तो शायद उसके बाद ही अधिकृत बयान उनका आए तो पता चले कि वाकई में क्या क्या किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र, हमारे रिपोर्टर्स वहां पे उपस्थित है, वो हमें लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पे कौन कौन से बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है और क्या क्या आगे चल के बीजेपी करने वाली है। वीरेंद्र, कार्यकर्ताओं के बेहतर काम की भी चर्चा हो रही है इसमें, तो क्या तस्वीरें आप देखते हैं जमीनी हालात की? लोग कितने संतुष्ट नजर आते हैं बीजेपी के कामकाज से? बिल्कुल, देखिए सोनिका, अगर किसी भी सरकार के 5 साल जब पूरे होते हैं तो उस पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का पूरा असर होता है। वह असर थोड़ा बहुत जरूर हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है, लेकिन सरकार के कामों की अगर बात करें तो काफी संतोषजनक काम जनता के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि 5 साल का जो शासनकाल है बीजेपी का, उसमें घपले घोटाले की कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। NH-74 घोटाले की चर्चा हुई थी और उसमें जिस तरह से सरकार ने सख्त कार्रवाई की, 2 दर्जन से अधिक विशेष अधिकारियों को उसका दंड भोगना पड़ा, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से सकारात्मक है। इसके साथ ही बहुत सारे जो विकास के कार्य हुए हैं वो भी काफी हुए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के पास एक कवच कह सकते हैं, जो अगर सरकार और पार्टी संगठन ने बहुत चतुराई से उसे यूज किया, प्रयोग किया, तो उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो 2 धारी तलवार होगी। वह है कोरोना काल। कोरोना काल में सरकार के दावे हैं कि उसने बहुत सारे अच्छे काम किए और विपक्ष कहता है कि कोरोना काल में सरकार फेल होती हुई नजर आई। अगर सरकार ये बात, बीजेपी का जो संगठन है, ये बात जनता को समझाने में सफल रहा कि कोरोना काल वैश्विक महामारी थी और उसमें जब देश की दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, अमेरिका जैसी हस्तियां घुटने टेक रही थी, बावजूद उसके सरकार खड़ी रही और मैक्सिमम अपना प्रयास, अपना जो काम है देने का प्रयास करती रही, तो शायद इनको लाभ मिले। और अगर ये ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उसका पूरा असर 2022 के चुनाव परिणामों पर दिखाई देगा। ठीक है धीरेन्द्र, बीजेपी तैयारी तो पूरी कर रही है, लेकिन अगर बात करें आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अहम मुद्दे क्या होने वाले हैं? सबसे अहम मुद्दा बीजेपी का इस बार होगा कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए काम, दिए गए पैकेज, उद्योगों को दी गई राहत, पर्यटन क्षेत्र को दी गई राहत और खासकर जन जन को पहुंचाई गई सहायता। क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, को लगातार कह रहे हैं कि सरकार ने जो काम किया वह किया ही, लेकिन पार्टी संगठन ने अपने स्तर पे भरपूर कोशिश की लोगों के आंसू पोंछने की, उनके दुख के समय में उनके साथ खड़े रहने की, उनके कंधों को संवेदना पूर्वक थपथपाने की। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक गहन अभियान चलाया जिसको नाम दिया सेवा ही समर्पण या सेवा ही संगठन। तो उसके माध्यम से जो काम हुए हैं, पार्टी उसका डाटा संकलित कर रही है और उस डाटा को लेकर के वो जनता के बीच जाएगी और उसी डाटा के आधार पर लोगों से जनादेश मांगेगी, एक बार फिर से प्रदेश की सेवा का अवसर देने का अनुरोध करेगी। ऐसा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक के बयानों को हम लगातार देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके मैनिफेस्टो में एक बड़ा बिंदु
बड़ा दावा, बड़ा वादा होगा। कोविड जैसी महामारी में सरकार द्वारा और संगठन द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जनादेश प्राप्त करना। सोनिका जी, तो धीरेन्द्र, चिंतन शिविर में विपक्ष की स्थिति पे भी चर्चा की जा रही है, तो क्या लगता है उत्तराखंड में विपक्ष की क्या स्थिति आप देखते हैं, कितनी कांटे की टक्कर रहेगी उनके लिए? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष को कोई भी गंभीर पार्टी कभी भी हल्के में नहीं लेती, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार देश के अधिक से अधिक राज्यों में सत्ता में है और उसके मुख्य विपक्ष के तौर पे प्रायः कांग्रेस ही अलग अलग राज्यों में दिखाई देती है, तो विपक्ष को यहाँ की सरकार भी बिल्कुल उसे हल्के में नहीं ले रही है। बेहद गंभीरता पूर्वक विपक्ष की रणनीतियों का भी आकलन किया जा रहा है। विपक्ष किन मुद्दों पे उन्हें घेर सकता है, कौन से ऐसे मोर्चे हैं जहां पे पार्टी को और मजबूती से काम करना है, विपक्ष के हमले से बचने के लिए, उस पर भी लगातार जो है संगठन ने चर्चा की है। आपने सुना होगा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बात की बार बार एक तरह से बयान देते आ रहे हैं कि विपक्ष को जब रचनात्मक राजनीति करने का मौका मिला इस कोरोना काल में, तो वह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी रही, और उन्होंने कहा कि यह बात जनता देख रही है और इससे पार्टी जनता के उत्तराखंड सरकार तैयारियां पूरी कर रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम ये साफ करेंगे कि बीजेपी के द्वारा किए जा रहे दावे कितने सही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करेंगे उत्तराखंड से ही इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। ये जानकारी आपको पहुंचा दी कि 24 घंटे में मिले 120 नए संक्रमित। 24 घंटे में उत्तराखंड में 120 नए संक्रमित मिले हैं, 3 की मौत और 280 मरीज ठीक भी हुए हैं इस दौरान। हालांकि 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काबू में आने लगी है। जिस तरह देखा गया पहली और दूसरी लहर का प्रकोप, अब लहर काबू में आने लगी है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले भी कम होने लगे हैं। अगर बात करते हैं 24 घंटे में 120 नए संक्रमित मिले हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ 280 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए और घर गए अपने। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भी अब काबू में आने लगी है। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार कामकाज में जुटी थी कोरोना को लेकर के। अब उनके द्वारा किए गए कार्य भी सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसी के साथ तीसरी लहर की आशंका भी जता दी गई है। डेल्टा प्लस की आशंका भी है। ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में आंकड़े आपको बता रहे हैं 120 नए संक्रमित। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनराज, उत्तराखंड में मामले तो कम हो गए हैं, लेकिन अगर बात करें आने वाले तीसरी लहर की, उसकी आशंका भी है, साथ में डेल्टा प्लस का खतरा, तो उत्तराखंड सरकार अब आने वाली लहर के लिए कितनी तैयार? जी सोनिका, बिल्कुल है कि उत्तराखंड में मामले अब कोरोना के कम आने 24 घंटे की बात करें तो 120 मामले सामने आए हैं। हालांकि 3 लोगों की मौत भी देखने को मिली है और साथ ही 280 मरीज सही होकर अपने घर को भी जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की बात करें, सरकार लगातार तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। अभी भी कोरोना कर्फ्यू लगातार उत्तराखंड में जारी है, और लेकिन उस कोरोना कर्फ्यू के चलते कहीं ना कहीं जो व्यापारियों को छूट दी गई है, एक व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा था उसको उभारने के लिए एक छूट जरूर दी गई है कि जो सुबह 7-8 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकानें खुलती थी, उसमें 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार लगातार कोरोना के मामले को देखते हुए सतर्क बनी हुई है। और तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के लिए भी व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम व्यवस्था करने में सरकार जुटी हुई है। अस्पतालों में देखा जाए तो बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तमाम मुख्यमंत्री खुद तीरथ सिंह रावत कह चुके हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो तीसरी लहर में वो अपने सीएम आवास को भी जनता के लिए समर्पित कर देंगे और उसको भी अस्पताल के रूप में बना देंगे। जी, जैसा कि आपने बोला कि सीएम ने कहा है कि अपने पीएम आवास को भी समर्पित कर देंगे, सीएम आवास को, तो क्या ये सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक रणनीति है या फिर वाकई उन्हें लोगों की चिंता को देखते हुए ये कदम उठाएंगे वो? जी बिल्कुल सोनिका, माना जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सिर पर है तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए इससे जोड़ा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और तमाम घोषणाएं उन्होंने की हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सीएम आवास है उसको भी वो जनता के लिए समर्पित कर देंगे, तो उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता की चिंता जरूर तीरथ सिंह रावत को सता रही है कि जनता को किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से जो तीसरी लहर आएगी तो उससे किस तरीके से निपटना है। उसके लिए अभी से ही तैयारियों में तीरथ सिंह रावत जुटे हुए हैं। जी, बात करें उत्तराखंड में कोरोना के मामले तो कम हो गए धनराज, लेकिन मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में बारिश का मौसम चल रहा है, तो लोगों के लिए अस्पतालों में कितने प्रबंध है, अस्पताल प्रशासन कितना तैयार है?
जी बिल्कुल सोनिका, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले तो कम हुए हैं, लेकिन मौसम के बदलने के साथ ही बीमारियां भी जन्म लेती हैं, चाहे डेंगू की बीमारी हो या हैजा की बीमारी हो या अन्य कोई बीमारी हो। इस तरह की बीमारियां मौसम के साथ साथ जरूर जन्म लेती हैं। लेकिन अस्पतालों के हालात देखें तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो दूसरी लहर थी कोरोना की, उसमें किस तरीके से बेडों की कमी अस्पतालों में देखने को मिली और तमाम ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखने को मिली। लेकिन अब हालात सुधरे हुए हैं, अस्पतालों में बेड खाली हैं। और यदि बात करें लोगों की, तो लोगों के अंदर अभी भी एक डर है कि क्यों वो अस्पताल जाएं और कहीं कोरोना उनको अपनी चपेट में ना ले ले, इसलिए लोग अभी अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। अन्य बीमारियों की वो घर पर रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर हैं, दोनों हॉस्पिटल की बात करें, दोनों हॉस्पिटल के जो सीएमएस हैं केसी पंत, वो साफ तौर पर जनता से अपील भी कर चुके हैं कि कोई भी बीमारी हो वो अस्पताल है, अस्पताल में बिल्कुल सुरक्षित है। ये जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से 21 जून के बाद से पूरे देश में महाअभियान चलाया गया वैक्सीनेशन को लेकर, तब उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन लगातार उत्तराखंड में भी लगाई जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में कहा था कि 21 तारीख से जो अभियान उन्होंने वैक्सीन को लेकर चलाया है, तमाम उत्तराखंड में वैक्सीन का कार्य जारी है और तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। यदि पहाड़ों के और ग्रामीण क्षेत्रों की आपने तमाम जानकारी दी कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रक्रिया पूरी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा कार्बेट पार्क। कार्बेट पार्क उत्तराखंड में आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। ये रात भरी खबर। पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी जंगल सफारी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही जंगल सफारी होगी। उत्तराखंड में अब ढेला, जिरना, बिजरानी और गर्जिया जोन में भ्रमण कर सकते हैं। यानी कि अब आप महामारी के चलते बंद कार्बेट पार्क पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। उत्तराखंड में आज से पर्यटकों के लिए कार्बेट पार्क खुल जाएगा, जिससे कारोबार व्यापारियों के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही जंगल की सफारी होगी। हालांकि ये जानकारी दी गई है कि पुरानी व्यवस्था जिस तरह थी उसी के अनुसार ही जंगल की सफारी अब आगे भी रहेगी। आपको बता दें कि ढेला, जिरना, बिजरानी और गर्जिया जोन में भ्रमण कर सकते हैं। महामारी के चलते बंद रहा कार्बेट पार्क एक बार फिर से अब खुलने जा रहा है। लोगों के लिए अच्छी खबर, पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है एक बार फिर से, जिसके चलते व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, पर्यटक विभाग के लिए भी। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, एक बार फिर से कार्बेट पार्क खुलने जा रहा है, किस तरह से खोलने की तैयारी की गई है, जानकारी दीजिएगा। संचित, आवाज आ रही है जी? हेलो जी। मैं आपको बता दूं कि आज कोविड जो आपका कोविड पार्क इसको खोलने की द्वारा की गई, इसका आदेश भी जारी हो चुका है कि आज से कोविड पार्क खुलेगा। जिस तरीके से पिछले दिनों जो लोगों की बुकिंग की गई थी, 60,000 लोगों की बुकिंग इसमें हुई थी, उसके 1 करोड़ रुपए कोविड पार्क ने वापस कर दिए थे लोगों को। लेकिन जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू के बीच में कोविड पार्क बंद रहा और अब दोबारा से खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है और अब कोविड पार्क को खोल दिया जा रहा है, तो उसको लेकर के जो सैलानी है, जो पर्यटक है, उनका रुझान इस तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा बीते दिन कि मसूरी और नैनीताल को लेकर के जो पर्यटक थे, वहां पर ज्यादा भारी संख्या में वहां पर पर्यटकों को आना जाना था। लेकिन इसको खुलने के बाद जो थोड़े पर्यटक है वो शायद कोविड पार्क की तरफ डाइवर्ट होंगे और जो प्रशासन की जो थोड़ी चुनौती होगी वो कोविड पार्क की तरफ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है संचित, आपने जानकारी दी कि किस तरह से कार्बेट पार्क खुलेगा और पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।